कि हम बिहार में सीमांचल के अलावा भी चुनाव लड़ेंगे, हम मिथिलांचल में भी लड़ेंगे, हम चंपारण में भी लड़ेंगे, हम मगध में भी लड़ेंगे। जरूर बीजेपी को हरा देती है, लेकिन कांग्रेस के एमएलए बीजेपी को जिता देते हैं। आरजेडी में क्या लीडरशिप, आरजेडी जो लीडरशिप तेजस्वी यादव कहाँ खोए गए। तेजस्वी यादव को असल बात पढ़ाई लिखाई में तो थोड़ा कमजोर है। बतला दे कि कपिल मिश्रा पर क्या बीजेपी ने कार्रवाई की, बतला दे वर्मा पर बीजेपी ने क्या की, योगी पर क्या कार्रवाई हुई, पोस्टर लगा देता है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। जब अंग्रेजों को हटाया है तो इनको भी हटाएगी। बतला दीजिए कि मध्य प्रदेश में इनके तोप थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, 18 साल में 7 प्रमोशन होता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किस पार्टी में थे, आज किसके गोद में चले गए। बतला दे ये कांग्रेस पार्टी, बता दे आरजेडी का खुद चंद्रिका राय चले गए जेडीयू में। बतला दे कि नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश जी ने कहा था कि मैं आपसे जनता की अदालत में आपसे वोट मांग रहा हूं कि मैं बीजेपी को हराऊंगा। आज नीतीश जी कहां है। आज बतला दे कि आरजेडी का क्या स्टैंड है माइनॉरिटी के प्रति, माइनॉरिटी का क्या रिप्रेजेंटेशन है। सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए हैं। एमएलए एमएलसी एमपी राज्यसभा लोकसभा में सिर्फ आप ही जाइएगा, प्रेम गुप्ता जाएंगे, मिस्टर सिंह जाएंगे, आपके पास जो धन पशु है वही जाएंगे। आम जो वोटर, जो गरीब मजलूम, सीमांचल की नुमाइंदगी तेजस्वी यादव ने क्या किया है। सर जानना चाहते हैं आपसे कि बिहार इलेक्शन होने वाला है, यानी कि अक्टूबर सितंबर तक हो जाएगा। किस तरह की तैयारी है एआईएमआईएम का। साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट में ये आ रहा है कि इस बार जो है प्रशांत किशोर चाहे पीके हो जाए या फिर और कुछ लोगों का नाम आया है उसमें कि ये लोग इस बार प्रभावशील हो सकते हैं, यानी आने वाले चुनाव में बिहार में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप बताइए कि इस बारे में एमआईएम क्या तैयारी कर रही है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार में संगठन विस्तार कर रही है, मेंबरशिप कर रही है और खासकर सीमांचल मेरा बेस रहेगा। लेकिन जहां तक सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर ईमान साहब का इंस्ट्रक्शन है कि हम बिहार में सीमांचल के अलावा भी चुनाव लड़ेंगे, हम मिथिलांचल में भी लड़ेंगे, हम चंपारण में भी लड़ेंगे, हम मगध में भी लड़ेंगे, हम पटना में भी लड़ेंगे। क्योंकि आपने देखा है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस, आप वोट जरूर बीजेपी को हराने देते हैं, कांग्रेस को आप वोट देते हैं और कांग्रेस का एमएलए कहां रातों रात चला जाता है, बीजेपी को जीता। जनता जरूर बीजेपी को हरा देती है, लेकिन कांग्रेस के एमएलए बीजेपी को जिता देते हैं। आपने गुजरात में देखा कि गुजरात में क्या हुआ, आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, आप हरियाणा में देख रहे हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां कांग्रेस के एमएलए ने, चाहे गोवा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, हर जगह कांग्रेसियों ने, कर्नाटका हो, कांग्रेसियों को मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अकलियत लोग वोट देता है ताकि बीजेपी को हराए। लेकिन कांग्रेसी एमएलए को बीजेपी ज्यादा पसंद है। मैं बिहार की जनता से फिर से मुद्दमाना अपील करता हूं कि आप वोट जरूर बीजेपी को हराने देते हैं, लेकिन आप जिसको वोट देते हैं वो आपसे वफाई नहीं करता। तो आने वाला आगामी असेंबली इलेक्शन में ये बात याद रखिए कि आपका अगर सच्ची वॉइस, आपकी आवाज, अगर सीमांचल को खुसूसी दर्जा दिलाना है, अगर सीमांचल को अच्छा हेल्थ इंडेक्स में ऊपर करना है, एजुकेशन इंडेक्स में ऊपर करना है, इस इलाके में यूनिवर्सिटी, इस इलाके में तरक्याती काम कराना है, तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामना पड़ेगा। इसकी आदत की बागडोर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में, अकबर ओवैसी साहब के हाथ में, और बिहार में एक आपके पास कद्दावर नहीं लगता। तो ऐसा है कि लोग को ये भी अनुमान लगा रहे कि इस बार फिर से एमवाई समीकरण चलेगा। कांग्रेस की तो बात नहीं, यहाँ पे आरजेडी मेन फैक्टर है। भाई आरजेडी में तो कौन लीडर है, आरजेडी में क्या लीडरशिप है। आरजेडी जो लीडरशिप, तेजस्वी यादव कहां खोए गए। तेजस्वी यादव एनआरसी, सीए, एनपीआर की बात करते हैं तो सिर्फ किशनगंज में यह बात आता है। सिर्फ शाहीन बाग क्यों बने, वृंदावन भी बने, छपरा में भी बने, सिवान में भी बने, महुआ में भी बने, रोघोपुर में भी बने, मधेपुरा में भी बने, सुपौल में बने। तेजस्वी यादव बतलाए कि राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में एनआरसी, सीए, एनपीआर के खिलाफ कहां पर उन्होंने लीड किया है। दूसरे के महफिल में आके आवाज लगाना, डुगडुगी बजाना, ये तो कोई भी करता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि सबसे पहले सीए पे जो है हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन किए थे, और उसके बाद ये भी कहना है कि जो एनपीआर एनआरसी पे जो विधानसभा में पास हुआ वो भी आरजेडी की वजह से हुआ है। वो तो उनको पता है, उसमें जो उन्होंने तेजस्वी यादव को असल बात पढ़ाई लिखाई में तो थोड़ा कमजोर है, दिक्कत उनकी नहीं है। तो उनकी जो रिसर्च टीम है वो भी उनको सही जानकारी नहीं देती है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले सीए के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखिए, पार्लियामेंट का दस्तावेज देखिए। तेजस्वी जी, आप क्या बात कीजिएगा, डाटा पे बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए, हवाई पे बात नहीं कीजिए। और किस बात का आपको हम बिहार की क़यादत देंगे। सीमांचल के साथ आपने क्या किया।
आपकी पार्टी ने क्या क्या किया? अभी तक तेजस्वी यादव, आमिर हंजला, वो मासूम बच्चा 18 साल का, वो शहीद हो जाता है। इनके घर से आमिर हंजला का घर 15 मिनट की दूरी में है। इनके अब्दुल वाली सिद्दीकी साहब की कंस्टिट्यूएंसी में आमिर हंजला मरहूम का घर है, लेकिन ना सिद्दीकी साहब को फुर्सत है, ना तेजस्वी यादव को फुर्सत है। हम क्यों भरोसा करें आप पर? इतना जख्म दिया है, इतना दर्द दिया, तब भी हम आप ही पर भरोसा करो। आमिर हंजला के लिए एमआईएम ने क्या किया? आमिर हंजला के हम गए विधानसभा में, क्वेश्चन उठाए, हमारे एमएलए अख्तरुल ईमान साहब, हमारे हम लोग की पूरी टीम गई और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाया। लेकिन आरजेडी के कॉल पर यह बंद था, तो आरजेडी की प्राइम ड्यूटी थी, क्योंकि 21 दिसंबर को बंद था। 20 दिसंबर को तेजस्वी यादव कुर्ता ऊपर ऊपर करके बहुत बोल रहे थे कि कोई भी अगर कुछ करेगा तो हम उसको देख लेंगे। तो उस मासूम यतीम के घर, उस मजलूम के घर चले जाए, उसकी माँ बाप का एक लगते जिगर दुनिया से चला गया था, उसको स्टैबिंग करके मारा गया था। तेजस्वी यादव जी, आपको फुर्सत होती तो जरा चले जाते, तो आंसू पोंछ लेते। हमारा वोट सिर्फ याद आता है, हमारे गम को भी याद कीजिए, हमारे जख्म को भी उसमें मरहम लगाने का सोचिए, तब हम समझेंगे कि आप, क्योंकि हमने आपको, आपके वालिद मोहतरम को भी सीएम बनाया, आपकी वालदा को भी सीएम बनाया, आपको भी डिप्टी सीएम बनाया, आपकी बहन को भी राज्यसभा भेजा, आपके बड़े भाई को भी हमने हेल्थ मिनिस्टर बनाया। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो राज्यसभा आप मिस्टर सिंह को दे देते हैं, मिस्टर प्रेम गुप्ता को दे देते हैं। लालू जी खुद कहते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जिस समुदाय से वो लोग आते हैं, तेजस्वी यादव बतलाते कि उस समुदाय के लोगों ने कितना आपको वोट दिया था, और जिसने सबसे ज्यादा वोट दिया था आपने कहां कहां नजरअंदाज किया है। ये वक्त और जनता की अदालत में इसके जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में जिस तरह के विवादित बयान चले, जिस तरह का भड़काऊ भाषण, सब कुछ हुआ दिल्ली में, क्या लगता है आने वाले समय में बिहार में भी उसी तरह की ध्रुवीकरण होगी और एमआईएम भी इससे कहीं छूटी हुई नहीं है? देखिए, ये इल्जाम लगता है एमआईएम के ऊपर। देखिए, जो इल्जाम लगता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक भी स्पीच आप सुना दीजिए जिसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल बात कही। भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ वन पार्टी। अकबर साहब को देखिए, किस बैलेंस, किस बेहतरीन अंदाज में उन्होंने दोनों क़ियादत करते हैं। अख्तरुल ईमान साहब को देखिए, इम्तियाज जलील साहब को देखिए। अरे कोई गलती से कुछ बोल देता है तो उसके बाद अगर एमआईएम का कोई फर्क बोल दिया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसको एफआईआर उस पर हुआ, विड्रॉ हुआ, कमेंट, माफी मांगा उन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? लेकिन बतला दे कि कपिल मिश्रा पर क्या बीजेपी ने कार्रवाई की, बतला देने वर्मा पर बीजेपी ने क्या की, योगी पर क्या कार्रवाई हुई, पोस्टर लगा देता है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, जिस पर खुद कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, जिस पर खुद क्या कहते हैं दूसरे आईपीसी के धाराएं हो उनके सीएम डिप्टी सीएम पे, वो हमको बोलेगा? यही इंसाफ है? जज को जो 12 बजे रात में जज का ट्रांसफर कर दे। बीजेपी को तो जनता की अदालत में जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान में जो डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है, इथोस है, इसको आपने ठेस पहुंचाया। हिंदुस्तान की जनता ने, अवाम ने जब अंग्रेजों को हटाया है तो इनको भी हटाएगी। वक्त जरूर लगेगा लेकिन इनको भी हटाएगी। आखिरी सवाल आपसे यह है कि बिहार में एमआईएम के चुनाव लड़ने से किसको फायदा होगा? हम चुनाव किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा, हम उसके लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। बतला दीजिए कि कर्नाटका में जनता ने किसको वोट दिया था, किसको फायदा हो गया, वहां किसकी सरकार हुई। बतला दीजिए कि मध्य प्रदेश में इनके तोप थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, 18 साल में 7 प्रमोशन होता है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किस पार्टी में थे, आज किसके गोद में चले गए। बतला दे ये कांग्रेस पार्टी, बता दे आरजेडी का खुद चंद्रिका राय चले गए जेडीयू में। बतला दे कि नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश जी ने कहा था कि मैं आपसे जनता की अदालत में आपसे वोट मांग रहा हूं कि मैं बीजेपी को हराऊंगा। आज नीतीश जी कहां है? आज बतला दे कि आरजेडी का क्या स्टैंड है माइनॉरिटी के प्रति, माइनॉरिटी का क्या रिप्रेजेंटेशन है। सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए हैं। एमएलए, एमएलसी, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा में सिर्फ आप ही जाइएगा, प्रेम गुप्ता जाएंगे, मिस्टर सिंह जाएंगे, आपके पास जो धन पशु है वही जाएंगे। आम जो वोटर, जो गरीब मजलूम, सीमांचल की नुमाइंदगी तेजस्वी यादव ने क्या किया है? बतलाएं कि सीमांचल से किसको एमएलए, एमएलसी बनाया, राज्यसभा भेजा, चेयरमैन बनाया। जनता जवाब मांगती है। सीमांचल की आवाम, बलरामपुर बारसोई की आवाम, कोचाधामन की आवाम, बाइसी की आवाम, डगरवा की आवाम, रोहटा की आवाम, अमोर की आवाम, बहादुरगढ़, टेराघाट, छतरघाट, ठाकुरगंज की आवाम, पोटिया की आवाम, आबादपुर की, बिघोर की, कदवा की, परानपुर की, आपका मनिहारी की, मनसाही की, कटिहार की, जोकी की, रानीगंज की, नरपतगंज की, पूर्णिया की, बनबनकी की,
आपकी आवाम, जनता की रौटा की आवाम जवाब मांगती है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस महागठबंधन जब बीजेपी को हरा के जदयू के साथ इन लोगों ने सरकार बनाई थी तो अक़लियत को क्या मिला था? सिर्फ लॉलीपॉप मिला था। हमें ना मंत्रालय मिला था, हमें ना रिप्रेजेंटेशन मिला था। सिर्फ हम चुनाव से पहले माई समीकरण की बात होती है, जब रिजल्ट आ जाता है तो सिर्फ वाई समीकरण में चले जाते हैं। ये कहां का इंसाफ है? आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल है विधानसभा का नॉमिनेशन, आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल है 2015 का मंत्रिमंडल विस्तार। मैं फिर से सीमांचल वासियों से, बलरामपुर बारसोई वासियों से, आबादपुर वासियों से कि आप बतलाइए कि आपको क्या मिला। सीमांचल के लोगों समझिए, अपनी क़ियादत को समझिए। हम इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आवाज बनने के लिए लड़ रहे हैं। बिहार में एक चेहरा आपके पास अख्तर उल-इमान साहब जैसा है, उस चेहरे को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर उनका नाम है। वो आदमी आपके लिए लड़ रहा है, वो आपकी क़ियादत को ऊपर उठाना चाहता है। दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, शोषित वर्ग के लिए अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानकर उसकी वकालत कर रहा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अकबर साहब की खिदमत देखिए, साढ़े 18,000 बच्चों को फ्री में पढ़वा रहे हैं। और जो तेलंगाना मॉडल माइनॉरिटीज के लिए, दलित के लिए, ओबीसी के लिए चल रहा है, वो आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। अब भी वक्त है, अब भी मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उलेमाओं, मेरी इज्जतदार माँ बहनों, आपसे मुद्दमाना अपील है कि अपनी क़ियादत को समझिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कीजिए। ये आपका चिराग है, ये आपका पेड़ है, इस पेड़ को मजबूत कीजिए और इंशाअल्लाह सीमांचल की क़ियादत, बिहार की क़ियादत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ईमानदारी से करेगी। हम मंत्री और चीफ मिनिस्टर बनने की लड़ाई नहीं लड़ने आए हैं, हम सिर्फ आपकी आवाज़ बनने आए हैं। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दीजिए। इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अख्तर उल-इमान साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। एक हम ऐसी क़ियादत देंगे जिसमें सबका इंसाफ होगा, चाहे आम गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, उसकी आवाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनेगा। हम नौजवानों की बात करेंगे और इंशाअल्लाह सीमांचल के साथ जो हक तलफी हुई है उसकी हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे और सीमांचल को